वेलकम बैक टू समीक्षा स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन क्लास 10th साइंस इन वन शॉट। अगर ह्यूमन में इवोल्यूशन की बात करें तो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर कभी बंदर थे। उनकी 4 टांगें थी, एक लंबी पूंछ थी, वो कच्चा मांस खाते थे और उनकी बॉडी के ऊपर सर्दी से बचने के लिए बहुत सारे बाल थे। लेकिन इस बंदर प्रजाति में बहुत सारे चेंजेस हुए। धीरे धीरे इस बंदर ने खड़े होना सीखा। जो इसके आगे के पांव थे वो हाथों की फॉर्म में डेवलप हुए और आज का वर्तमान मनुष्य हमें नजर आता है। तो ये सारी प्रोसेस कैसे हुई? ये सारी प्रोसेस हुई इवोल्यूशन के कारण। तो एक बंदर हजारों लाखों वर्षों के बाद एक इंसान की फॉर्म में इवॉल्व हो गया, उसमें बड़े सारे नए चेंजेस आ गए। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि रिप्रोडक्शन के बाद ही नई स्पीसीज बनती हैं और नई स्पीसीज में कुछ एक नई विशेषताओं का विकास होता है, नई वेरिएशंस नई स्पीसीज में आती हैं। तो रिप्रोडक्शन 2 तरह की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जननन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जननन। जैसे ह्यूमन है वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करेगा, उसके बच्चे उसके जैसे होंगे लेकिन 100% उसके जैसे नहीं होंगे। एक हाथी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, नए हाथियों का जन्म होगा लेकिन वो हाथी 100% अपने माता पिता की तरह नहीं होंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन में ज्यादा भिन्नताएं होती हैं एज कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स चाहिए, फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियो फॉर्म होगा, नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, नया बच्चा बनेगा, नया जीव बनेगा। तो ऐसे में चांस ऑफ वेरिएशन ज्यादा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट्स चाहिए। जैसे गुलाब की टहनी काट के आपने लगाई, नया गुलाब लग गया। अब जो नया गुलाब होगा वो लगभग पेरेंट गुलाब के जैसा ही होगा, उसकी लगभग 100% कॉपी होगी। तो वेरिएशन भिन्नताएं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में कम भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जब भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं और हजारों पीढ़ियों के बाद नए जीवों की उत्पत्ति होती है और इस प्रोसेस को आप लोग बोलेंगे इवोल्यूशन। तो क्या इवोल्यूशन का कोई प्रूफ है कि इवोल्यूशन हुई है? जी हाँ, इवोल्यूशन के बहुत सारे प्रूफ्स हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि कोई भी जीव, कोई भी पेड़ पौधा बाहर से देखने पर कैसा है। अगर आप ध्यान से कुत्ते, बकरी और बिल्ली को देखेंगे तो आप इसके नाक की संरचना देखिए, तीनों के नाक की संरचना लगभग एक जैसी है। आप इन तीनों जानवरों के आंखों की संरचना देखिए, आंखों की संरचना भी लगभग एक जैसी है। आंखों की पोजीशन देखिए तो आंखों की पोजीशन भी इन तीनों जीवों में लगभग एक जैसी है। इन तीनों जीवों की बॉडी पर बाल हैं जो कि इन्हें सर्दी से बचाते हैं। तो इन तीनों जीवों की शारीरिक संरचना इस बात की ओर इशारा करती है कि इवोल्यूशन हुई है। कहीं ना कहीं ये तीनों ऑर्गेनिज्म, तीनों जानवर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, किसी भी जीव की बाहर की संरचना हमें ये इशारा करती है कि इवोल्यूशन हुई है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या पेड़ पौधों में भी इवोल्यूशन हुई है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप मैंगो के पत्ते को देखें और चीकू के पत्ते को देखें तो दोनों के पत्तों की शेप एक जैसी है। पत्ते के अंदर जो लाइनें लगी हैं यानी जो लीफ वेनेशन है वो भी दोनों में एक जैसी है। और जो पत्ते की डंडी है जिसे आप पिटियोल कहते हैं, तो आम के पत्ते की डंडी और चीकू के पत्ते की डंडी दोनों ही बिल्कुल सेम है। तो प्लांट की ये मॉर्फोलॉजी, प्लांट के बाहर की संरचना, प्लांट को बाहर से देखने पर जो क्वालिटीज आपस में मैच कर रही हैं, इन्हें देखकर आप ये कह सकते हैं कि प्लांट्स में इवोल्यूशन हुई है। कहीं ना कहीं अतीत में मैंगो और चीकू का आपस में गहरा संबंध रहा है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस, शारीरिक साक्ष्य। एनाटॉमिकल एविडेंसेस मीनिंग हड्डियों का अरेंजमेंट। किसी भी जीव के अंदर हड्डियों का अरेंजमेंट कैसा है, किसी भी जीव के अंदर का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर का बॉडी स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि जी हाँ, इवोल्यूशन हुई है। अगर आप लोग शेर के अग्रपाद को देखेंगे, शेर के फोर लिम्ब को देखेंगे यानी शेर के आगे वाले पंजों को देखेंगे, बिल्ली के आगे वाले पंजों को देखेंगे, बिल्ली के अग्रपाद को देखेंगे, इंसान के हाथों को देखेंगे, इंसान के हाथ क्या है, उसके फोर लिम्ब्स है, अग्रपाद है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो हाथों में हमारी अंगुलियों में 5 हड्डियां हैं, चिंपैंजी की अंगुलियों में भी 5 हड्डियां हैं और शेर के फोर लिम्ब में, शेर के अग्रपाद में भी 5 हड्डियां हैं। सील के फ्लिपर में, जिसे वो तैरने के लिए यूज करती है, तो सील के फ्लिपर में भी आगे
5 हड्डियां हैं और इन सारों में हड्डियों की अरेंजमेंट भी एक जैसी है, हड्डियों की संरचना एक जैसी है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है एनाटॉमिकल एविडेंसेस को। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस हमें ये दर्शाते हैं, हड्डियों का अरेंजमेंट हमें ये दर्शाता है कि जीवों में इवोल्यूशन हुई है, जीवों में समानता है, जीवों में कुछ एक समानता है, लेकिन फिर भी जीव अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो अलग अलग नए जीवों में इवॉल्व हुए हैं। होमोलोगस ऑर्गन, होमो का मतलब सेम और लोगस का मतलब स्टडी करना। तो होमोलोगस ऑर्गन में आपने 2 चीजों का ध्यान रखना है, पहला चीज है स्ट्रक्चर और दूसरा चीज है फंक्शन। 2 कीवर्ड हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो होमो का मतलब सेम, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। होमोलोगस ऑर्गन समजात अंग ऐसे अंग हैं जहां पर हड्डियों की संरचना सेम है, हड्डियों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये ऑर्गन अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो अगर हम लोग मैमल्स का अग्रपाद देखेंगे, मैमल्स के 4 लिम्स देखेंगे, आगे वाले हाथों को देखेंगे, तो इन सारों में हड्डियों का अरेंजमेंट सेम है लेकिन काम अलग अलग करते हैं। अब इंसान अपने हाथों का उपयोग चीजों को पकड़ने के लिए करता है, लिखने के लिए करता है। चिंपैंजी भी अपने हाथ से चीजों को पकड़ लेता है। शेर अपने अग्रपाद, अपने 4 लिम्स का उपयोग तेज तेज भागने के लिए करता है। और सील अपने 4 लिम्स का उपयोग, अपने अग्रपाद का उपयोग तैरने के लिए करती है। और चमगादड़ जो कि एक मैमल है, अपने अग्रपाद का उपयोग उड़ने के लिए करता है। तो होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन हैं जहां पर स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन वो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन हमें ये बताते हैं कि कभी ना कभी हमारे पूर्वज सेम रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग अलग वातावरण की कंडीशंस में भविष्य में ग्रो हुए हैं और आगे चलकर एक नई नई स्पीसीज में इवॉल्व हुए हैं। यहाँ पर ये एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शाता है। होमोलोगस ऑर्गन का एक और उदाहरण है विभिन्न कीड़ों के मुखांक। आप लोग टिड्डे, मच्छर, मधुमक्खी, तितली के मुखांक को देखिए, मुंह की संरचना को देखिए। तो मुंह की संरचना तो एक जैसी है लेकिन कार्य सबका अलग अलग है। मच्छर और तितली के मुंह की संरचना तो सेम है, लेकिन मच्छर हमारा खून चूसता है और तितली फूलों का रस सक करने का कार्य करती है। और जो टिड्डे हैं ये अपने मुंह से घास को काटते हैं, चबाते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन मुंह का फंक्शन अलग अलग है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक और एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन का, थॉर्न्स ऑफ बोगनविला प्लांट एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिता प्लांट। तो देखिए यहाँ पर एक्सिलरी पोजीशन के ऊपर ही बोगनविला में कांटे आते हैं और एक्सिलरी पोजीशन के ऊपर ही कुकुरबिता में टेंड्रिल्स आते हैं, यानी यहाँ पर एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन हो रही है। तो ये दोनों प्लांट्स भी एग्जाम्पल हैं होमोलोगस ऑर्गन्स का। एनालॉगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन में हमने देखा होमो का मतलब है सेम, ऐसे ऑर्गन जिनमें सेम स्ट्रक्चर है लेकिन काम अलग अलग है। तो एनालॉगस ऑर्गन इसका डिफरेंट होंगे, ऐसे ऑर्गन जिनमें स्ट्रक्चर तो अलग अलग है लेकिन काम वो सेम करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन में फर्स्ट एग्जांपल रहेगा विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। आप बर्ड्स के विंग्स को देखिए, इंसेक्ट आप तितली के विंग्स को देखिए, दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है लेकिन काम दोनों सेम ही करते हैं। पक्षी भी अपने विंग्स का उपयोग उड़ने के लिए करते हैं और बटरफ्लाई, तितली भी अपने विंग्स का उपयोग उड़ने के लिए ही करती है। तो स्ट्रक्चर यहाँ टोटली डिफरेंट है लेकिन काम, कार्य यहाँ पर सेम है। एनालॉगस ऑर्गन मीनिंग समवृत्ति अंग। अगर आप ध्यान दें तो बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, बर्ड एप्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और बैट्स मैमल की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन्स में, एनालॉगस ऑर्गन ऐसे जीवों के ऑर्गन हैं जिनके एंसेस्टर, जिनके पूर्वज कॉमन नहीं रहे होंगे। तो एनालॉगस ऑर्गन एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का उदाहरण है जहां पूर्वज तो अलग अलग हैं लेकिन भविष्य में आगे चलकर फीचर्स ऑर्गेनिज्म में एक जैसे आ जाते हैं। स्वीट पोटैटो और पोटैटो, स्वीट पोटैटो मीनिंग शकरकंदी। तो स्वीट पोटैटो एक अंडरग्राउंड रूट है और पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। दोनों एनालॉगस ऑर्गन है लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही स्टार्ची फूड आइटम्स हैं। तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो एनालॉगस ऑर्गन्स का उदाहरण है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन भी एनालॉगस ऑर्गन का उदाहरण है। दोनों का स्ट्रक्चर तो अलग अलग है लेकिन काम दोनों का सेम है। दोनों ही स्विमिंग के लिए अपने फ्लिपर्स का उपयोग कर लेते हैं। पेंगुइन एम्फीबियन है, लैंड और वाटर दोनों में ही रह सकता है लेकिन दोनों ही जीव अपने फ्लिपर्स का उपयोग तैरने के लिए करते हैं। इवोल्यूशन हुई है, इसका एक और प्रूफ है वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग ऐसे अंग हैं जो कहीं ना कहीं हमारी पुरानी पीढ़ियों में, हमारे एंसेस्टर्स में एक्टिव थे लेकिन वर्तमान में वो हमारी बॉडी के अंदर कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसे विजडम टूथ, हमारी अक्ल दाढ़।
अक्कल दाढ़ कभी हमारे पूर्वजों में एक्टिव थी क्योंकि वो कच्चा मांस खाते थे और मांस को चबाने के लिए हमारा विजडम टूथ काम आता था। लेकिन वर्तमान में विजडम टूथ हमारे अंदर एक्टिव नहीं है। 16 वर्ष की आयु के बाद ये हमारे मुंह के अंदर आती है। हम लोग बंदर से ओरिजिनेट हुए हैं, तो पुराने समय में हमारे पूर्वज की बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल थे, लेकिन वर्तमान में हमारी बॉडी के ऊपर कम बाल हैं। अगर आप पुरुषों की चेस्ट के ऊपर देखें तो आपको ज़्यादा बाल भी दिखाई देते हैं, लेकिन पुरुषों की चेस्ट के ऊपर ये बाल हैं अभी वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि पहले आदि मानव अपनी बॉडी को कपड़ों से नहीं ढकता था, लेकिन वर्तमान में हम अपनी बॉडी को कपड़ों से ढक कर रखते हैं। और हमारी चेस्ट के ऊपर, पुरुषों की चेस्ट के ऊपर जो बाल प्रेजेंट है ये वेस्टिजियल ऑर्गन का ही उदाहरण है। एक और वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स। बड़ी आंत जहां से शुरू होती है, यहाँ पर एक कीड़े नुमा संरचना आपको दिखाई देती है, इसे कहेंगे अपेंडिक्स। लेकिन जानवरों के अंदर जो रूमिनेंट्स हैं, जो घास खाते हैं, जुगाली करते हैं, जो रूमिनेंट्स हैं, इनके अंदर अपेंडिक्स अभी भी काम करता है, क्योंकि अपेंडिक्स का कार्य है सेल्यूलोज को पचाना। जानवर घास खाते हैं और घास में प्रेजेंट है सेल्यूलोज, तो जानवरों के अंदर अपेंडिक्स अभी भी काम कर रहा है। जो जानवर घास खाते हैं, जो रूमिनेंट्स हैं, और हमारे अंदर अपेंडिक्स अभी काम नहीं करता, क्योंकि हम लोग घास नहीं खाते, हमें सेल्यूलोज को पचाने की आवश्यकता नहीं होती। इवोल्यूशन हुई है, इसका एक और उदाहरण है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखें, भ्रूण विकास की अवस्थाओं को देखें, तो हमें ये प्रूफ्स मिलते हैं कि जी हाँ, इवोल्यूशन हुई है। अगर आप एक मछली का एम्ब्रियो देखें, ह्यूमन का एम्ब्रियो देखें, आप कैट का एम्ब्रियो देखें, तो ये तीनों एम्ब्रियो क्या है? ये तीनों एम्ब्रियो लगभग देखने में सेम है। इनमें समजात संरचनाएं हैं, ये हमारे होमोलोगस स्ट्रक्चर को शो कर रही हैं। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण विकास की अवस्था, हमें ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुई है। बहुत सारे जानवर का एम्ब्रियो लगभग एक जैसा दिखता है, जो आगे चलकर अलग अलग जीवों में डेवलप हो जाता है, अलग अलग तरह के कार्य करता है। इवोल्यूशन हुई है, जानवरों में नए परिवर्तन आए हैं, नई स्पीसीज की डेवलपमेंट हुई है, इसी को इवोल्यूशन बोलेंगे। और इवोल्यूशन का एक और उदाहरण हमें मिलेगा अगर हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे, तो जीवाश्मों का अध्ययन को हम लोग बोलेंगे पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हमें ये बताते हैं, जीवाश्म साक्ष्य हमें ये बताते हैं कि जी हाँ, इवोल्यूशन हुई है। जीवाश्म क्या है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अगर कोई प्लांट, कोई एनिमल, कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, कोई भूकंप आ गया, कोई वोल्केनियो इरप्शन हो गया, ऐसी स्थिति में प्लांट और एनिमल जमीन के नीचे दब गए। अब लाखों हजारों वर्षों के बाद वो जीवाश्म के तौर पर डेवलप हो गए। तो जीवाश्म का अध्ययन हमें बताता है कि जी हाँ, इवोल्यूशन हुई है। जो जीवाश्म पृथ्वी की सतह के ऊपरी हिस्से में मिल जाएंगे, ये जीवाश्म ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के होते हैं। और अगर हम लोग पृथ्वी के बहुत नीचे खुदाई करें तो हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म के जीवाश्म मिलते हैं जो कम डेवलप्ड होते हैं। तो हमें ये बताता है कि पृथ्वी पर पहले कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म आए और इन्हीं कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से आगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे इस समय में ह्यूमंस और एनिमल्स दिखते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हुई। और अगर हम लोग जीवाश्म की आयु का पता लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आर्कियोप्टेरिक्स का जिक्र किया गया है। तो आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा फॉसिल है जो हमें बताता है कि वर्ड्स की इवोल्यूशन रेप्टाइल से हुई है, यानी पृथ्वी पर पहले जो रेंगने वाले जीव थे, इनको पंख आए। पंखों का उपयोग गर्मी प्रदान करने के लिए, थर्मल इंसुलेशन के लिए किया गया, लेकिन बाद में ये जीव इवॉल्व हुए और इन रेप्टाइल्स ने, इन रेंगने वाले जीवों ने पक्षियों का रूप ले लिया। तो आर्कियोप्टेरिक्स एक फॉसिल है जो हमें बताएगा कि वर्ड्स रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए हैं। देखिए, कनेक्टिंग लिंक्स भी नेचर में बताते हैं कि इवोल्यूशन हुई है। आप स्नेक को देखिए, स्नेक अंडे देता है। बकरी को देखिए, बकरी एक मैमल है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, अंडे नहीं देती है। लेकिन बकरी और स्नेक के बीच का भी एक एनिमल इस दुनिया में मौजूद है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा जीव है जो अंडे देता है, जो स्नेक की तरह अंडे देगा, लेकिन इसमें बकरी के फीचर भी हैं। ये अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है, मैमल है, और इसकी बॉडी के ऊपर बकरी की तरह हेयर्स भी हैं जो इसे सर्दी से बचाते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक्स, नेचर में प्रेजेंट कनेक्टिंग लिंक्स भी ये बताते हैं कि जी हाँ, इवोल्यूशन हुई है। आई होप इवोल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहा नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इस तरह के एनसीईआरटी बायोलॉजी साइंस के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।